जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार में। वाणी फॉर एग्जाम में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जीएस का ये प्रैक्टिस सेट हो जाएगा, है ना। जीएस जी का प्रैक्टिस सेट 6 हो जाएगा और सोर्सेज इसका एनटीपीसी है ना। और तो रेलवे के लिए महत्वपूर्ण है और बाकी सभी एग्जाम के लिए लेखपाल, दिल्ली पुलिस, यूपीपी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक, यूपीएससी सभी के लिए, ठीक है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इसको टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आप देखते रहिए आपके कितने सही हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 में से आप अपना कमेंट करिएगा कितने सही होते हैं, ठीक है। तो पेन पेपर लेके या आपने ऐसे ही काउंट करते हुए चलिए, ठीक है। तैयारी को वहाँ किए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेंगे, जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये था आपका पिछला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? तो 2005, 2009, 2004, 1990। तो 2009 को 86वां संविधान संशोधन होता है ना, जिसमें 21A के तहत 6 से 14 के साल के बीच में जो बच्चे हैं उनको मतलब अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया, ठीक है। तो ये था शिक्षा अधिनियम, ठीक है। तो ये भी, और यहाँ ये भी याद रखेंगे, ये भाग 3 में जोड़ा गया है ना, भाग 3 में 21A में, ठीक है। तो 12 से 35 तक होता है मूल अधिकार, तो मौलिक अधिकार में इसको भी जोड़ दिया गया संशोधन कर करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हम लोग। बाकी जो अच्छा, अब शिक्षा संशोधन अधिनियम जो आया था ना, तो ये भी देख लेंगे। एक तो 68 में, दूसरी 86 में और तीसरी 2020 में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। 3 अभी तक शिक्षा संशोधन हो चुका है, नई शिक्षा नीति आ गई है। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपनाने का दिव्य ज्ञान का प्रचार दिया? बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार दिया तो हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर, यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। महाबोधि मंदिर। आगे, हाँ अपना आप काउंट करते रहिए। भारत में कौन सा दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो कौन सा हो जाएगा, आप देख लीजिए। भारत रत्न, ये पद्म विभूषण होगा, ठीक है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण, पद्मश्री, ये थोड़ा सा सब गलत है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो मैं बताता हूँ, दूसरा जो होगा वो पद्म विभूषण। क्रम में बताऊँ तो सबसे, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है भारत रत्न है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, ठीक है। पूरा देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, पद्म भूषण, और उसके बाद आता है पद्मश्री, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पुरस्कार हैं। तो ये टॉप 4 हो जाएंगे आपके पुरस्कार, वो भी भारत से संबंधित, ठीक है। वो भी नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। सेना पुरस्कार तो मान लीजिए अलग हो जाएगा ना, फिर वो परमवीर चक्र वगैरह वगैरह। तो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मूसा पैराडीसियाका किस पौधे का नाम है? मूसा पैराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो आम, गेहूं, भुट्टा, केला। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केला। केला का वैज्ञानिक नाम मूसा पेरिसिडियाका है। आम का तो मैंगोफेरा इंडिका, और गेहूं का देखिए, गेहूं का आमतौर पे और ट्रिटिकम, और थोड़ी बहुत इधर उधर बदल जाता है, लेकिन ट्रिटिकम एस्टिवम ही होता है। ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। कुछ और भी थोड़ी बहुत प्रजातियां होती है, लेकिन ट्रिटिकम इसका, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का हो जाएगा। और भुट्टे का मतलब मक्के का, मक्के की बात कर लें तो मक्के का हो जाता है जी, अभी पूरा लिख रहा हूँ जी, और जी करके फिर क्या होता भाई, जी मैज, मई मैज, मैज ही होता है, मान लीजिए मैज ही होना चाहिए, ठीक है। और बाकी अगर हम चावल की बात कर लें, धान की, तो चावल का हो जाता है और याद है, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, ORYZA, बेस्टिवा, ठीक है। बेस्टिवा, तो ओरिया ओजिया कह सकते हैं, बेस्टिवा ये है, ये चावल का हो जाएगा, ठीक है। चावल यानी धान का, ये सब वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। ऐसे वैज्ञानिक नाम
बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इनका एक साथ हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। झींगे किस परिवार से संबंधित है? क्रेस्टेनियस मछली, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। तो जो झींगा है वो किससे बिलोंग करता है? तो वो क्रेस्टेशियन से बिलोंग करता है, क्रेस्टेशियंस परिवार का है। ठीक है, इसका जो है झींगे के 10 पैर होते हैं और आमतौर पे इसका जो होता है, जो कंकाल होते हैं बाह्य कंकाल होते हैं। जैसे कछुए का बाह्य कंकाल होता है, केकड़े का भी बाह्य कंकाल होता है, उसी प्रकार झींगे का भी बाह्य कंकाल होता है, यानी कि हड्डी जो है ऊपरी सतह पे हो, है ना। तो ये बाह्य कंकाल से मतलब इसका होता है, और ये छोटे से होते हैं, है ना। तो जली क्रेस्टियंस इनका आमतौर पे नाम दिया गया है। और एक नाम और दिया जाता है झींगे को, श्रिम्प। श्रिम्प नाम से भी झींगा जाना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? मैग्नीज ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। तो देखिए कांच की बात हो रही है। देखिए कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाएंगे आप तो कांच का रंग नीला होगा। इसका एक पूरा सा पूरा कब क्या मिलाते हैं, ठीक है, कांच में, तो उसका रंग बदल जाएगा। तो देखिए अगर हम बात कर लें मैग्नीज ऑक्साइड तो नहीं, मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। अगर यहाँ पे हम लोग डाई जोड़ दें, मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो उसका रंग जो हो जाएगा बैंगनी हो जाएगा। ठीक है, बैंगनी हो जाएगा। ठीक, और कोबाल्ट ऑक्साइड से तो नीला हो ही जाएगा। और बाकी चीज़ें जैसे क्रोमियम ऑक्साइड है तो उसका कुछ अरकत मरकत टाइप का रंग हो जाता है ना। आयरन ऑक्साइड का तो कुछ इतना ज़्यादा कोई, मैग्नीज ऑक्साइड होता है आयरन ऑक्साइड में हल्का हरा या भूरा हम कह लेते हैं आमतौर पे, हरा या भूरा, हल्का हरा भूरा दोनों कह सकते हैं। इसका पूरा एक हो जाता है, पूरा साड़ी है, इसको मैं अभी आपको वीडियो में दे दूंगा कि किससे क्या मिलते हैं तो क्या बनता है ना। जैसे पीला सल्फर मिला दिया जाए तो सल्फर मिलाने से उसका रंग लगभग हल्का पीला या आपका सोने टाइप का हो जाता है ना, अंबर कुछ ऐसा। तो ये सब चीज़ें हैं, तो उसका एक अभी सेपरेट वीडियो मिल जाएगा 1-2 मिनट का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। CHOH में OH जो है वो कैसा बंध बनाता है? तो ध्रुवीय संयोजन, आयनिक, अध्रुवीय, धनायनी। तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होएगा CH3OH होगा ना। यहाँ तो इतना हो ही नहीं, CH3OH। हाँ, तो यहाँ पे जो OH का जो बॉन्डिंग बनाने का जो कैपेबिलिटी है वो ध्रुवीय संयोजन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या होता है? तो अष्टक हम लोग देख रहे हैं आधार से 8 ही है ना, तो इस तरीके से अष्टक का 8 ही होगा ना। तो आधार जो होता है इससे आमतौर पे नाम अलग अलग दिए जाते हैं ना, अष्टक कह दिया गया, जैसे पेंटाहेक्सा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो फिलहाल इसका अष्टक तो 8 ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? आय का वृत्ताकार प्रवाह से, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना, बेरोजगारी को समझना, आर्थिक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना। ठीक है, आर्थिक चर या स्तर कह सकते हैं का निर्णय लेना, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट, उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में भी किया जाता है। तो अभी जो है भारत बहुत ज़्यादा इसका उत्पादक है और एक्सपोर्ट भी करता है। ठीक है, तो कैप्टोथिया, एक्यूमिनेटा, सिकोनिया, कुनैन। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर कुनैन ही है। तो कुनैन सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है और मलेरिया के उपचार में यूज़ किया जाता है। भारत बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, यानी कि मतलब बाहर देशों में बेचता है। और अफ्रीकी देशों में जो है आमतौर पे मलेरिया का कुछ ज़्यादा ही समस्या रहती है। ठीक है, चलिए, यह है अक्षांश का एक अंश किसके बराबर होता है? तो इसका जो
करेक्ट आंसर होगा, पहले देख लीजिए, 11 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 311 किलोमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। ठीक है, अक्षांश, अक्षांश मतलब ऐसे होते हैं ना, ऐसे से जा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 अक्षांश, फिर यहाँ 23.5 डिग्री, तो इसके जो बीच की दूरी है ना वो 111 किलोमीटर, यानी कि एक 0 अक्षांश फिर 1 अक्षांश, इनके बीच की दूरी 11। और ये भी होता है तो इसमें बदलता बदलता रहता है, जिसे हम कहते हैं देशांतर। ठीक है, तो इसका जो मैक्सिमम हम यहाँ पूछ लिया जाता है तो उसका हो जाता है 111.32 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपके लिए प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़, लखनऊ। बहुत आसान है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिए, ABCD करके या 1 2 3 करके भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिख सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।